कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुलेंगे कपाट। यूपी के जौनपुर से सीएम धामी ने की चुनावी हुंकार। लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन में किया प्रतिभाग। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। पंजीकरण की संख्या 23 लाख के पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। चारधाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील की। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए मारामारी। ऋषिकेश और हरिद्वार में बढ़ाए गए पंजीकरण काउंटर, फिर भी भीड़ नहीं हो पा रही काबू। और रामनगर में डीएम के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई। एक अवैध क्लिनिक सीज किया गया। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम ने किया सीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। पौड़ी जिले के सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, अक्षय तृतीया पर सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर बाहा स्वरूप के सौंदर्यीकरण के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने तथा बाहा स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जहां मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने को लेकर ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट लगातार मांग कर रहा है। ज्वाल्पा देवी के पीछे जो लोग पड़े हैं, हमें ये नहीं, जो मन जैसा हमारा मंदिर है वैसा ही रहेगा। इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो जो श्रद्धालु इधर आते हैं उनकी संख्या। ज्वाल्पा देवी के पीछे जो लोग पड़े हैं, हमें ये नहीं चाहती। मैं ये सोच रही हूँ कि जो मन जैसा हमारा मंदिर है वैसा ही रहेगा। इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो जो श्रद्धालु इधर आते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो स्वाभाविक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और मिल रहा है। कल एक दो दुकान होती थी, मैंने कब से देख रहा हूँ भैया, मेरा तो आना जाना। कभी एक आध बड़ा मुश्किल से प्रसाद देने के लिए एक आध मिलती थी। आज वही दुकानें बढ़ बढ़ करके 10 और 12। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना। कि आपने स्वयं में देखा होगा कि ये जो भीड़ थी, ये भीड़ क्यों थी? भीड़ किस लिए थी? मंदिर का वास्तविक बदलाव के लिए भीड़ थी। गुमराह किया गया था लोगों को। और वो वास्तविक आपको कोर्ट के फैसले का भी सब कुछ मिस्टर विमल चंद अंथल जी ने भी बताया है कि कोर्ट के फैसले की अवहेलना हो रही है। आपने स्वयं देखा होगा, माँ भगवती स्वयं दर्शन देती है और उसमें नाच के अपने स्वरूप को चेंज करने के लिए ना करने की गुहार लगाती है। तो वो देवी स्वरूप हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं है उससे, या हमारा व्यक्तिगत उससे कोई इस तरह का कोई वो है। तो अगर माननीय सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी जो यहाँ पे आए हैं, हम उनकी तहे दिल से स्वागत करते हैं। रुक रहेंगे अगली खबर का। रामनगर शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार झोला छाप डॉक्टरों की जगह एक झोला आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टरों की एक और बाढ़ सी आ गई है। तो वहीं उपचार के दौरान कई गरीब व मासूम इन झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पूर्व में कई बार अभियान चलाए गए हैं, लेकिन मात्र एक या दो दिन अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, जिससे लगातार झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक बना हुआ है। इस मामले में रामनगर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया तथा कई झोलाछाप डॉक्टर अपने अवैध क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि रामनगर के मोहल्ला खताड़ी में निश्चय क्लिनिक के नाम से संचालित हो रहे इस अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह को शिकायत की गई थी। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि इस मामले में उक्त क्लिनिक को सील करने के साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई है। उक्त क्लिनिक के स्वामी को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगर वह अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीताम्बर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर है, जहां कुत्तों को टाइगर बाघ से कुत्तों को खतरा होना आम बात है, पर एक वायरस से टाइगर को कुत्तों से खतरा हो गया है। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से टाइगर गुलदार को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कुत्तों का शिकार करने से बीमारी ये फैलती है, कुत्तों में वायरस पाया जाता है। कॉर्बेट प्रशासन बना पहला पार्क जहां कुत्तों को कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से बचाने को लेकर शासन की अनुमति मिली है। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है ये एक संक्रामक बीमारी है जो फेरल डॉग्स या जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं इनसे कैट फैमिली यानी कि टाइगर्स और लेपर्ड में फैलती है और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई इंसिडेंट पूरे विश्व में रिपोर्ट हुए हैं और भारतवर्ष में भी कई क्षेत्रों में CDV की रिपोर्टिंग हुई है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के भी कई टाइगर में इसकी रिपोर्टिंग हुई है, अप्रूवल प्राप्त हो चुका है और इस वर्ष इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो फेरल डॉग हैं इनका वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा और इसके साथ साथ एक डिजीज सर्विलेंस प्रोटोकॉल भी डेवलप की जाएगी टाइगर्स में जो हमारा CDV है इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर तहसील के बार सभागार में आज अधिवक्ता संगठन द्वारा अपर जिला जज और परिवार न्यायाधीश सहित ACJM न्यायाधीश का विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर जिला जज और परिवार न्यायाधीश का लक्सर से पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थानांतरण हुआ है, जबकि ACJM न्यायाधीश का भी राजधानी देहरादून में स्थानांतरण हो चुका है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के पश्चात आज बार एसोसिएशन संगठन द्वारा लक्सर तहसील परिसर स्थित बार सभागार में विदाई कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष चौधरी सहदीप सिंह ने कहा कि इस संगठन की हमेशा से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों को विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसी के क्रम में आज भी स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों की विदाई की गई है। और स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्रवासियों अथवा वादकारियों और न्यायाधीशों द्वारा अन्य अधिवक्ताओं को भी सुलभ और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने की हमेशा से भूमिका निभाई गई। और आए अपने तो के साथ कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और मेरी एक प्रार्थना और है कि आप सचिव साहब भी मैडम अपर जिला जज और न्याय जो हमारे परिवार न्यायाधीश हैं द्विवेदी जी, उनका स्थानांतरण कोटद्वार हो चुका है और जो हमारी ACJM महोदय है सीमा जी, उनका स्थानांतरण जो है देहरादून हुआ है और जो हमारे दोनों जज हैं उनका स्थानांतरण हुआ है। उनका इसलिए विदाई समारोह हमारी जो सिविल बार एसोसिएशन उनके द्वारा किया गया, क्योंकि स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है और उसके तहत 3 साल के बाद हमारे जो जज साहब हैं उनके स्थानांतरण होते रहते हैं। इसलिए हमारी जो बार हैं उनकी विदाई समारोह करती है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य 3 साल के अंदर किया गया और उनके द्वारा एक सुलभ और सस्ता जो न्याय है हमारे जजों द्वारा दिया गया और बहुत अच्छा कार्य किया गया, इसलिए हमारे द्वारा उनका विदाई समारोह किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट और पर्वतीय महिला चेतना सेवा समिति की ओर से कोटद्वार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकी का व्यवहारिक विज्ञान का कैसे समावेश हो, इसकी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में GIC कोटद्वार
दुगड्डा और आर्य कन्या विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीण काश्तकारों ने भी हिस्सा लिया। तो गांव का आदमी भी सोचता है कि हम नौकरी करेंगे, शहर में जाएंगे, नौकरी करेंगे, जीने के लिए शहरों में बात शहर में शहर जाना है, हमको भी स्कूटी से दौड़ना है। दूसरा कुछ फैक्टर क्या है, क्या धक्का क्या देता है कि घर है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बंगले हैं, वो देख के लोग शहर की ओर आते हैं। एक दिन हमारे पास गाँव में कम आए हैं, वो बोलती है शहर जाओ, अच्छा पैसा कमाओगे, आप अच्छी नौकरी आए। तो गांव का आदमी भी सोचता है कि हम नौकरी करेंगे, शहर में जाएंगे, नौकरी करेंगे, जीने के लिए शहरों में बात शहर में जो हमारे ग्रामीण जीवन का जैसा है, तो उसमें हमें ये देखना है कि पहले केस में हमारे ग्रामीण जीवन कैसा था, अब साइंस आ गई है, नई तकनीकें आ गई हैं, हमारा ग्रामीण जीवन कैसे हो गया है। शहरों में किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस नई जो साइंस की तकनीकी है उस तरह से हम आगे बढ़ाएं। और जैसा देखा गया है कि पहले ज़माने में जैसे खेती होती थी, अब उस खेती को चेंज करके अब नई तकनीकी से अच्छी खेती हो रही है, अच्छा उत्पादन होगा। और इसके साथ साथ बच्चों को भी हम ये सिखाना चाहते हैं कि देखिए साइंस विज्ञान से कितना लाभ है। आप साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी जितना भी था वो था एक शहरों की तरफ, जैसे दिल्ली शहर और जितने भी NCR हैं, लेकिन ये पहला हमने इसलिए यहाँ से कोटद्वार से शुरू किया है क्योंकि मैडम को पूरा यहाँ का सारा कुछ मतलब भौगोलिक हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इनको। अब जैसे ये यू कॉस्ट है, यू कॉस्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। वहाँ पे मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जितने भी बच्चे वहाँ पे उनके इतना अच्छा वो है। हम रुक करेंगे अगली खबर का तराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज ऊंचा गांव द्वितीय बीट से खैर प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान और परिवहन करने पर 2 तस्करों को एक वाहन पिकअप और टाटा स्कॉर्पियो कार के साथ तस्करी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करते हुए वाहनों को सीज कर डोली रेंज कार्यालय परिसर में खड़ा कर दिया गया है। साथ ही तीनों तस्करों की जाँच की जा रही है। खैर पेड़ों के कुल 4 लट्ठे बरामद किए गए हैं। वन उपज, खैर पेड़ों का अवैध कटान और खैर लट्ठों का अवैध परिवहन करने उपरोक्त दर्ज दोनों वाहनों को डोली रेंज लालकुआं में खड़ा कर सीज कर दिया गया है। वन अपराध में संलिप्त लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल दिनांक 9 तारीख को हमें लगभग शाम के 8 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग डोली रेंज के ऊंचा गांव बीट से अवैध रूप से कुछ पेड़ काटे हैं, जिनका माल वो आज भरेंगे। यहाँ पर सूचना मिलते ही हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई और जब हमने वहाँ पर देखा कि 2 पेड़ उनके द्वारा खैर के काटे गए हैं, तो हम उनका इंतजार करने में लगे। तो कुछ देर बाद रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास ये कटे हुए प्रकाश को भरने आए, तो हम लोगों ने इनको मौके में रोकने की कोशिश की। पहले तो ये गाड़ी भगा के ले गए, लेकिन हमने पीछा करने के बाद इनको पकड़ लिया और 2 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई है। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, दूसरी एक पिकअप गाड़ी है। अभी तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश का मौसम बदलने की वजह से वन अग्नि की घटनाओं में रोकथाम देखने को मिल रहा है। वनाग्नि के अब तक 1386 हेक्टेयर वनाग्नि से ये जंगल जलकर राख हो चुके हैं। 1386 हेक्टेयर का ये बड़ा एरिया जंगल का ये जलकर राख हो चुका है। वही बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं असम के दौरे से वापस उत्तराखंड लौटे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रदेश के जंगलों में लगी आग का सिलसिला जारी है। हालांकि राहत की बात ये है कि मौसम में आए बदलाव से वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटों में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं उत्तराखंड लौटते ही राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभाव हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया। समय कल कोई भी घटना नहीं हुई और आज भी अभी तक कोई घटना की समाचार नहीं है। और हम लोगों ने भी कल बैठक में निर्णय लिया कि इस पर एक दूरगामी नीति बनाने के लिए, जिस पर हम आगे बढ़ भी रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो 5 वर्षीय कार्य योजना को बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 5 साल में किस तरह जन सहभागिता के साथ और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कई रिफॉर्म्स किए हैं वन विभाग में, तमाम ऐसी, चाहे वो पेड़ काटने के नियम में परिवर्तन करने का प्रश्न हुआ हो, जहाँ 27 प्रजातियाँ को ही छूट थी और सैकड़ों प्रजातियों को अनुमति का प्राविधान था, वहाँ पर मात्र 15 प्रजातियों को अब प्रतिबंधित रखने के बाद बाकी प्रजातियों को छोड़ने का काम किया। वन पंचायतों में जैसे आम आदमी की आजीविका से कोई संबंध नहीं था, उस पर वन पंचायत की भूमि पर खेती अलाउ कर दी है ताकि जड़ी बूटी और फलदार वृक्षों की खेती करके आम आदमी की आय पर सीधे सीधे वन पंचायत का उसकी आजीविका से जुड़े। इसके साथ साथ इको टूरिज्म में नई डेस्टिनेशंस को बना करके 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दें। तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की ज़रूरत ही नहीं है, वीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी है। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियाँ हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र में इस पर विचार करना चाहिए। पहले से लोगों के अधिकार, लोगों का जनजीवन जो है जंगलों से मिला हुआ था। उनके रोज़ की लकड़ी आनी है, घास आनी है, कुछ उनको चुगान की लकड़ी मिल जाती थी, कुछ उनको हक हकूक मिलते थे जिससे अपने घर ठीक करते थे, वो सारा सिस्टम क्रैश कर गया है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार वनाग्नि को रोकने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग में छोटे कर्मचारियों की लंबे समय से कमी बनी हुई है, उनके पास संसाधनों का भी अभाव है। फायर वॉचर को कई बार समय पर वेतन नहीं मिलता, तो कई के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए रखे जाने वाले फायर वॉचर पर्याप्त नहीं है और उनकी सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार बहुत गंभीर है और जिसका मुखिया ही, प्रदेश सरकार का मुखिया ही मैदान में उतर गया हो और एक संदेश देने का काम किया कि चाहे वो कोई भी संस्था हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सरकार हो, सबको इस समय पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका पत्र है
उसका संज्ञान लेंगे माननीय मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर हर अधिकारी कर्मचारी को हमको सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहली बार नहीं है। 2016 में सबसे अधिक वनाग्नि का आंकड़ा है और तब के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो प्रश्न खड़े और भी कर रहे हैं उनको ये भी झांकना चाहिए कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक भाग है, भूभाग में 65% फॉरेस्ट है। उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लगी उस पर हमने अपनी चिंताएं काफ़ी समय से जो है सरकार के सम्मुख रखी। हम लगातार सरकार को चेताते रहे, सरकार को जगाते रहे, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोती रही। और मुख्यमंत्री भी तब जागे जब जो है 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके खाक हो गए, वन्य जीवन को गंभीर जो है नुकसान हुआ और पर्यावरण को जो है गंभीर जो है नुकसान हुआ। उसके बाद केवल बयानबाजियां हुई और इंद्रदेव की कृपा से अब थोड़ा बहुत अग्नि पर जो है नियंत्रण हुआ है, लेकिन सरकार के इंजाम जो है हाँपते हुए नजर आए। सरकार जो है कहीं भी गंभीर नजर नहीं आई। वन मंत्री लगातार जो है प्रदेश में नहीं रहे। ये बहुत गंभीर विषय है और यही बात भाजपा के विधायक ने पत्र लिख करके कही है। वही सवाल खड़े किए हैं जो विपक्ष लंबे समय से खड़े कर रहा था। तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि भाजपा विधायक के पत्र से भी होती है। कुल मिलाकर प्रदेश के मौसम में आए बदलाव ने जरूर धामी सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार के पास वनाग्नि को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है? क्या सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचा रही है? सवाल ये भी है कि क्या फायर वॉचर को सरकार समय पर वेतन नहीं देती? क्या वन विभाग में कर्मचारियों का टोटा है? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।